अब हम समझने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, अगर मुझसे पूछेंगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो मैं कहूंगा एक तरह का ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। मतलब फिर से, वैल्यूएशन मतलब कीमत। तो एक बार फिर से कीमत अगर डिसाइड होगी तो पता चलेगा कि हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि कीमत फिर से डिसाइड होगी? देखिए, जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी तो उस समय जो बिल्डिंग, लैंड, क्रेडिटर्स, तो जितने भी एसेट लायबिलिटीज थे उसकी कुछ वैल्यू रही होगी। आज जब नया पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा है, जब आज नया पार्टनर आ रहा है, तो आज के दिन उस बिल्डिंग की, उस लैंड की, उस क्रेडिटर्स की वैल्यू तो चेंज हो चुकी होगी। तो उस चेंज वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, इसको शो करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नई कीमत के आधार पर हमारे फर्म को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसको बताता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसको रिकॉर्ड करते हैं। याद रखिएगा, नई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं, चेंज इन दी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या हो सकता है, मेरी भाषा में तो कह सकते हैं, अगर डेबिट में कोई वैल्यू आ रही है तो तभी लिख सकते हैं डेबिट में जब आपका नुकसान हो रहा हो। याद रखिएगा, आपको फर्म बन के सोचना है, मतलब डेबिट ऑल लॉसेस, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। और क्रेडिट साइड में तब लिखेंगे उस अमाउंट को जब फर्म का फायदा हो रहा हो, जब फर्म का फायदा, हाँ मैं यह लिख रहा हूं, फायदा हो रहा है। अब आइए, कब कब फर्म का नुकसान, कब कब फर्म का फायदा हो सकता है। अगर हमारे फर्म के लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही हो तो अज्यूम करते हैं पहले क्रेडिटर्स जो थे वो 10,000 रुपए के थे और अब एडमिशन के टाइम पे क्रेडिटर्स की वैल्यू 12,000 रुपए हो गई है। क्या पता चलता है कि हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू 2,000 से बढ़ रही है, तो हम कितनी वैल्यू लिखेंगे? सिर्फ 2,000। नई वैल्यू नहीं लिखना है, प्लीज रिमेंबर। हमें जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जो राइज या फॉल हो रहा है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसको लिखना है। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो फर्म का नुकसान होगा, इसीलिए डेबिट। और अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो फर्म का फिर से नुकसान होगा, इसीलिए डेबिट। या कोई नई लायबिलिटी मुझे पता चल गई है, कोई लायबिलिटी थी जो पहले थी नहीं थी और आज वो नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई अननोन लायबिलिटी है। क्या चीज? कोई अननोन लायबिलिटी है, तो भी आप उसको यहीं लिखेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? और असेट साइड में क्या आएगा? असेट साइड में ठीक उल्टा होने वाला है। अगर कोई क्रेडिट मतलब फायदे वाली साइड, हाँ, फायदे वाली साइड में क्या क्या आ सकता है, इसका ठीक उल्टा होने वाला है। अगर आपके फर्म की लायबिलिटीज घट गई है, मतलब फर्म को फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो फायदे को क्रेडिट में लिखेंगे। सिमिलरली फर्म के असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, पहले जो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की थी, अब वो बिल्डिंग 2.5 लाख की हो गई है, तो 50,000 ही इंक्रीज हुआ, तो आप लिखाएंगे असेट साइड के इंक्रीज को कहां। याद रखिएगा, आपको नई वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको जितना इंक्रीज या जितना डिक्रीज हो रहा है, मतलब फायदा या नुकसान, उतनी वैल्यू को लिखना है। तो बाय असेट्स जितना इंक्रीज हुआ वो लिख देंगे। एंड लास्ट, अगर कोई असेट्स जो पहले रिकॉर्ड नहीं थे, पहले वो रिकॉर्डेड नहीं थे और अब पता चला कि हमारे पास तो ये भी असेट है, तो अब पता चला मतलब फायदा हुआ, क्योंकि तो मैंने असेट डिस्कवर हो गया, तो इसको कहां लिखेंगे? इसको भी फायदा मानते हुए कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो सारे फायदे, सारे इनकम्स क्रेडिट, सारे नुकसान, सारे लॉसेस डेबिट। तो इनकेस हमारे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है इस डेबिट के टोटल से, तो हमको इसे कहेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसे कहेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। यहां पर प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, याद रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स को और ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ओल्ड रेशियो नहीं दिया होगा तो? अरे भाई 1:1:1 कर देना ना। क्लियर? हाँ, यहां पे वैल्यू आ गई तो हो सकता है आपके क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ, तो
ये वाले साइड्स का टोटल ज्यादा हुआ और यहां कम पड़ गया टोटल, तो अगर बैलेंस इस साइड बच रहा है, मतलब कि बैलेंस क्रेडिट साइड बच रहा है, तो आपका रीवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। और यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ए, बी और सी, इनमें ये लॉसेस ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा, नए पार्टनर पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये असेट और लायबिलिटीज ओल्ड फर्म की है, बिफोर दी एडमिशन है, इसीलिए ये पैसा सिर्फ किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, इसीलिए ओल्ड रेशियो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखिए, आपको शब्द अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अगर कभी लिखा हो दी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज बाय 10,000, तो जब बाय लिख देता है, हाँ ये लैंग्वेज आती है कभी कभी, ये लैंग्वेज तुम्हें परेशान भी करती है कभी कभी, क्योंकि मीनिंग तो पता चल गया है पर तुम उसकी लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पाते हो, इसीलिए बता रहा हूं। अगर लिखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय, ये जब बाय लिखा होता है तो बाय जो लिखा होता है उसमें सेम अमाउंट लिख देते हैं। बाय जब लिखा होता है, बाय का मतलब होता है से, और से में क्या करते हैं, सेम अमाउंट लिख देते हैं। तो स्टॉक है, स्टॉक तुम्हारा असेट है और असेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो तुम फायदे में लिख दोगे और वही जितना लिखोगे जितना बाय से लिखा है। बट यही सेंटेंस फिर से सुनो, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड टू अमाउंट दे दिया 10,000, इंक्रीज टू लगा दिया। ये टू लगाने का मतलब होता है तक, टू लगाने का मतलब होता है इस अमाउंट तक। जब यहां टू लगा देगा, जब यहां टू लिख देगा तो इसका मतलब होगा तक। टू मतलब होता है तक, और तक में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ओल्ड स्टॉक जो बैलेंस शीट में दिया है उसकी वैल्यू कितनी है और ये वैल्यू कितनी कह रहा है। जितना वैल्यू डिफरेंस आ रहा है उसको लिखेंगे, क्योंकि फायदा हो रहा है, लिखा है इंक्रीज हो रहा है, असेट की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पर यहां नया शब्द क्या है, इंक्रीज्ड टू। ठीक है, तो उस केस में डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस वाले अमाउंट को फायदा हो रहा है इसीलिए उस डिफरेंस को लिखेंगे। बात समझ में आ गई है? बाय और टू में अंतर समझ में आ गया? लैंग्वेज डिकोड करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपको बताने चल रहे हैं कि आपको इसके बाद बनाना क्या है। इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले आपके माइंड में ये चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, कि जो क्रेडिट साइड है, ये जो हम क्रेडिट साइड बना रहे हैं, इसमें पार्टनर्स को पैसा मिलता है, इसमें पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। यहां अगर लिखा, यहां पे अगर कोई नाम या अमाउंट लिखा तो इसका मतलब है पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि कैपिटल इज अ लायबिलिटी। हाँ, इंटरनल लायबिलिटी है पर लायबिलिटी है। जबकि डेबिट साइड में अगर अमाउंट लिखेंगे तो इसका मतलब है हम पार्टनर्स की कैपिटल को घटा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ गया बात समझ में आ गई है? तो डेबिट साइड में क्या हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल घट रही है, माइनस हो रही है, यहां उसकी कैपिटल से पैसा जा रहा है, ऐसा समझिए। तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं, स्टार्टिंग हमेशा क्रेडिट साइड से करते हैं। हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा अमाउंट होता है, ये वो अमाउंट होता है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया होता है। ठीक है, और पार्टनर ए और बी अज्यूम करते हैं आपके ओल्ड पार्टनर है, पार्टनर ए और बी आपके ओल्ड पार्टनर हैं, और सी मान लेते हैं कि नया पार्टनर आ रहा है। अज्यूम कर लेते हैं सी नया पार्टनर आपके फर्म में आ रहा है, तो ए और बी की जो कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट में वो यहां लिखी है। क्लियर है? ए और बी की वो कैपिटल जो क्वेश्चन में दी होगी बैलेंस शीट में। अब आप कहेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नहीं, असेट साइड में कैपिटल दी है, तो क्या होगा, तब उसकी कैपिटल को यहां लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां लिख देंगे इन केस, मैं मान के चल रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं कि इन केस अगर उसकी वैल्यू असेट साइड में दी है, ठीक है, तब ऐसा होगा, उसकी वैल्यू यहां हो सकता है। इसका मतलब है वो पहले से ही
कैपिटल अपनी विड्रॉ करके चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि पार्टनर सी नया पार्टनर है, तो पार्टनर सी अपनी कैपिटल ले आएगा, तो उस पैसे को बाय बैंक करके और सिर्फ पार्टनर सी की कैपिटल में लिखेंगे। उसी तरह से पार्टनर सी अगर प्रीमियम ले आया होगा तो उस पैसे को बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। हो सकता है कि नया पार्टनर कैपिटल लाया ही ना हो, तो भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस नए पार्टनर के करंट अकाउंट को क्या करेंगे, में पैसा निकाल कर पैसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। और कब कर सकते हैं, अगर किसी तरह का रिजर्व दिया हो, हाँ, जनरल रिजर्व फंड, वर्कमैन रिजर्व, हाँ, अगर किसी तरह का रिजर्व दिया हो वो भी पार्टनर को हम दे देंगे। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई प्रॉफिट, या हमने जो प्रॉफिट निकाला, रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट निकाला, वो भी यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये सारा पैसा पार्टनर्स को देने वाला है, हमें पार्टनर्स को पैसा देना है, क्रेडिट है। बात समझ में आ गया। और ले क्या सकते हैं, हो सकता है पार्टनर्स ने ड्राइंग की हो सकता है पार्टनर के पास ओल्ड गुडविल हो, तो ओल्ड गुडविल उसको राइट ऑफ करनी होती है, या कभी कभी फर्म में एक्यूमुलेटेड लॉस दिया होता है, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड में दिया होता है, तो ये पैसा हमें पार्टनर से चार्ज करना होता है। फाइनली अगर बैलेंस यहां बच रहा है, कहां पर, बैलेंस यहां बच रहा है, बैलेंस कैरीड डाउन। आपने ध्यान दिया, आपने स्टार्ट किया था ब्रॉड डाउन से, ये ओपनिंग बैलेंस है, पर आपका एंड कहां पे हो रहा है, कैरीड डाउन से। यूजुअली ऐसा ही होगा कि आपकी क्रेडिट साइड की बैलेंस, आपका क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा होगा, यहां की डेबिट वैल्यू से ज्यादा होगा, और वो जो बैलेंस होगा वो यहां लिख देंगे। यही बैलेंस हमें बैलेंस शीट का जो में आएगी वही लिखेंगे। यस, जो कैरीड डाउन आया है, ये तीनों पार्टनर्स का जो कैरीड डाउन आया है, यही हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, यही वो पैसा है जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। कौन सा, ये कैरीड डाउन वाला, ये तीनों बैलेंस। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं कि बैलेंस शीट में सर क्या होगा। देखिए, बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। जब हम नई बैलेंस शीट बनाने होंगी, जब हमें नई बैलेंस शीट बनानी होगी, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है। और एल से लेफ्ट, और लेफ्ट में है लायबिलिटी, एल से लेफ्ट में लायबिलिटी, और राइट साइड में है असेट। ठीक है, यहां तो पता चल गया। और हमें क्या करना है, अपने पुरानी बैलेंस शीट को देखना है। ध्यान से सुनिएगा, अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखना है, और उस बैलेंस शीट से असेट और लायबिलिटीज यहां पे कॉपी करते जाना है, मेकिंग चेंजेस एज गिवन इन दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब समझ में आ गया। आपको इसको बनाने के लिए क्या क्या ध्यान देना है, आपको देखना है कि पुराना बैंक बैलेंस कितना है। ठीक है, अगर पुराने बैंक बैलेंस में जो अमाउंट दिया है उसमें ऐड कर दीजिए जितना कि नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है। ठीक है, ऐड कर दीजिए। इनकेस गुडविल विड्रॉ हो रही है तो उतना माइनस कर दीजिए। तो फाइनल अमाउंट लिख दीजिए, यहां पर समझ में आया। इसी तरह से जो हमारी पुराने बैलेंस दिए हुए हैं, लैंड का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, बस ध्यान ये देना है, यहां पे जो पुराना कोई लॉस दिया था वो यहां शो नहीं करेंगे। क्यों? या जो पुराना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया था उसको शो नहीं करेंगे, या जो पुरानी गुडविल दी थी उसको शो नहीं करेंगे। क्यों? अरे वो पार्टनर्स को ऑलरेडी हम राइट ऑफ कर चुके हैं, उसके अकाउंट में वह पैसा ऑलरेडी हम डेबिट कर चुके हैं। हाँ, वो अकाउंट यहां से अब क्या हो गया, खत्म। कौन कौन सा नाम लिया मैंने? कहा गुडविल नहीं लिखेंगे, वो जो गुडविल पहले की थी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं लिखेंगे, पीएल अकाउंट नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स को ऑलरेडी उसको डेबिट कर दिया है। तो और क्या क्या जा सकता है? तो मैंने कहा हो सकता है नए पार्टनर का करंट अकाउंट आ जाए। यस, ये वो अमाउंट होता है जो उसकी शेयर ऑफ गुडविल का होता है। नए पार्टनर ने जो प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं दिया था, पर उसका शेयर ऑफ गुडविल तो हमको निकालना आता है, वो यहां लिख देंगे। और
इधर आ जाइए, इधर क्या करना है, इधर जो हमारे पास लायबिलिटीज जैसी दी होंगी ओल्ड उसको लिखेंगे, पर लायबिलिटीज के साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि उसमें जो चेंजेस हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लायबिलिटी बढ़ी थी तो ऐड करके लिखिएगा, घट गई थी तो माइनस करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और कोई लायबिलिटीज ऐसी भी हो सकती है जो फुल्ली पेड हो जाए तो भी हटा दीजिएगा, ठीक है। क्या नहीं लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, क्या नहीं लिखना है, हर एक कैपिटल अकाउंट तो लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो यहां पे जो ओल्ड रिजर्व्स दिए थे वो सारे रिजर्व्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे रिजर्व्स हम पार्टनर्स को क्रिएट कर चुके हैं। 6 रिजर्व्स मैंने तुम्हें बताए थे, नाम जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। पहला जनरल रिजर्व, दूसरा रिजर्व फंड, तीसरा रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, चौथा पीएल का क्रेडिट बैलेंस, पांचवा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और छठवा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अब इन फंड्स को नहीं लिखेंगे यहां पर, बाकी जो पार्टनर्स का जो हमने बैलेंस कैरिड डाउन निकाला था, वो वैल्यू यहां लिखनी है। बात समझ आ रही है? अंत में आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, नहीं मैच कर रही है ये तो मुझे मालूम है कि पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बहुत दुख देती है, पर आप जब सीरियसली करेंगे, एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, क्या अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को और ओल्ड बैलेंस शीट को जब आप मिलाएंगे, मैच करेंगे, तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया, और पूरा क्या करिए, साथ में बुक लेके लगाइए, तब आप और अच्छे से कर पाएंगे।